गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस सैनी क्लासेस। तो कल हम लोगों ने देखा था डिजिट अंक के बारे में, संख्यात्मक अंक, शून्य क्या है ये देखे थे। साथ में हम लोगों ने ये देखे थे संख्या किसे कहते हैं और कितने प्रकार के थे। साथ में हम लोगों ने ये भी देखे थे कि जो जीरो में हम किसी संख्या को जोड़ते हैं तो कोई परिवर्तन उसके मान में नहीं होता है। यदि हम किसी संख्या में ही जीरो को जोड़ देते हैं तो भी उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि जो हम किसी संख्या में जीरो घटा देते हैं तो भी उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। परंतु यदि जो जीरो में हम किसी संख्या को घटाते हैं तो वह संख्या ऋणात्मक हो जाता है, और यदि वह संख्या पहले से ऋणात्मक हो तो वह संख्या क्या हो जाता है, धनात्मक हो जाता है। यानी कहने का मतलब जीरो में हम जिस संख्या को भी घटाते हैं वह संख्या का क्या है कि चिन्ह चेंज हो जाता है, उसका चिन्ह क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। साथ में हमने ये भी देखा था कि यदि जो हम जीरो को किसी संख्या से गुना करते हैं तो पूरा संख्या जीरो बन जाता है, या हम किसी संख्या में ही जीरो को गुना करते हैं तो भी वह संख्या पूरा क्या है, जीरो बन जाता है। यदि जो हम जीरो में किसी संख्या से भाग देते हैं तो संख्या क्या है, भागफल जो आता है वो जीरो। लेकिन यदि जो हम किसी संख्या में जीरो से भाग देते तो उसका भागफल जीरो नहीं बल्कि क्या होता था, अनंत हो जाता था। क्या होता था, अनंत। हम एक चीज और बता देना चाहते हैं कि जीरो जो है वो ना तो धनात्मक संख्या होता है और वो ना ही ऋणात्मक होता है। यानी शून्य जो है वो धनात्मक भी नहीं होता और ऋणात्मक भी नहीं होता। और साथ में यदि किसी संख्या में हम ए से भी गुना करते हैं तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, या एक में अगर जो किसी संख्या से गुना करें तो भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, या अगर हम किसी संख्या में एक से भाग दें तो भी उस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। परंतु यदि एक में हम किसी संख्या से भाग दें तो वह जो है भागफल उस संख्या का व्युत्क्रम उत्पन्न होगा, वो संख्या के क्या होगा, व्युत्क्रम हो जाएगा। चलिए हम लोगों ने यहाँ तक जान लिए हैं। अब हम लोग देखते हैं आगे। हमने बहुत सारे संख्याएं लिखाए थे जिसमें पहला था प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। देखिए हम जानते हैं प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर के बारे में। मेरा क्या चैप्टर का नाम है, रियल नंबर। यानी वास्तविक संख्या, यानी क्या है, वास्तविक संख्या। देखिए हम बात कर रहे हैं आज प्राकृतिक संख्या के बारे में। यानी नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या है, तो वैसी संख्या जिससे हम वस्तुओं की गिनती करते हैं, वैसी संख्या जिससे हम वस्तुओं की गिनती करते हैं उसे हम प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर कहते हैं। और इसे हम एन से सूचित करते हैं, या इसे हम सूचित करते हैं कैपिटल एन से। प्राकृतिक संख्या को किससे सूचित किया जाता है, कैपिटल एन से। अब देखिए प्राकृतिक संख्या क्या है, जब भी हम किसी वस्तु को गिनते हैं तो क्या कहते हैं, एक वस्तु है, दो वस्तु है, तीन वस्तु है, इस तरह से। लेकिन कभी भी हम किसी वस्तु को ये बोलते हैं कि माइनस एक वस्तु है, या 1.1 वस्तु है, 2.5 वस्तु है, नहीं। कहने का मतलब मेरा क्या है कि प्राकृतिक संख्या जो होता है वो केवल और केवल पॉजिटिव होता है, क्योंकि हम किसी भी वस्तु की गिनती करते हैं तो पॉजिटिव संख्या से ही करते हैं। और वो क्या है कि कभी भी भिन्न के रूप में नहीं रहता है, दशमलव के रूप में नहीं होता है। यानी नेचुरल नंबर नहीं हो सकता है क्या, निगेटिव संख्या या भिन्न या दशमलव वाला, ये सब जो होगा ये नेचुरल नंबर
नहीं होगा। अब हम आगे बात करते हैं पूर्ण संख्या की। तो हम पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या यानी रियल नंबर। पूर्ण संख्या यानी रियल नंबर। तो देखिए, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य को शामिल करने पर बनने वाले संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। जी हाँ, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में, यानी प्राकृतिक संख्या जो है वो क्या है? पॉजिटिव नंबर, यानी कि प्राकृतिक संख्या है क्या? तो 1 2 3 4 5 ये जो अनंत तक होगा, ये सभी के सभी क्या होगा? प्राकृतिक संख्या होगा। और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होता है, जबकि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या संभव नहीं है। यानी सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या जो होगा वो क्या होगा? अनंत होगा। समझे या नहीं? समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं पूर्ण संख्या। तो वैसे संख्या जो प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य को शामिल करने से बनता हो उसे क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या। और इसे पूर्ण संख्या को W से सूचित करते हैं। पूर्ण संख्या को क्या चीज से सूचित करते हैं? W से। जिसे हम पूर्ण संख्या का एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो पूर्ण संख्या का जो एग्जाम्पल होगा वो होगा 0 1 2 3 4 इस तरह से अनंत। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो होगा वो 0 और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या भी संभव नहीं होगा। एक चीज और हम जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या में 0 भी नहीं होता है। यानी प्राकृतिक संख्या का 4 कंडीशन है जो नहीं होगा: नेगेटिव, भिन्न के रूप में, दशमलव के रूप में और 0 भी नहीं होगा। पूर्ण संख्या में भी देखिए क्या है कि पूर्ण संख्या भी नहीं हो सकता है। क्या? नेगेटिव, साथ में भिन्न और साथ में दशमलव वाला, ये तीनों का तीनों पूर्ण संख्या नहीं होगा। ठीक है ना? समझ में आया? दिमाग में जा रहा ना जी? चलिए आगे देखते हैं। अब अगला है एक अगला क्या है मेरा? पूर्णांक, यानी पूर्णांक संख्या। पूर्णांक या पूर्णांक संख्या, जिसको हम कहते हैं इंटेगर नंबर। इंटेगर नंबर यानी पूर्णांक संख्या। तो ऋणात्मक, धनात्मक, प्राकृतिक, पूर्ण इत्यादि संख्याओं के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या क्या है? ऋणात्मक संख्या भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, प्राकृतिक संख्या भी हो सकता है, पूर्ण संख्या भी होता है। ये सभी से जो मिलकर बनेगा वो क्या कहलाएगा? पूर्ण संख्या, सॉरी पूर्णांक संख्या या पूर्णांक। और इसे पूर्णांक संख्या को I या फिर हम I या Z से सूचित करते हैं। जी, पूर्णांक संख्या को 2 वर्ड से सूचित करते हैं, I या Z से। तो देखिए अब I या Z से करते हैं तो पूर्णांक संख्या नहीं हो सकता है। क्या क्या? क्योंकि ये निगेटिव तो होता है। पूर्णांक संख्या भिन्न नहीं हो सकता है और ये भी दशमलव के रूप में नहीं हो सकता है। यानी पूर्णांक संख्या नहीं होगा। क्या क्या? तो भिन्न के रूप में और दशमलव के रूप में। तो देखिए पूर्णांक संख्या जो है ऋणात्मक संख्या भी हो रहा है, धनात्मक भी हो रहा है, साथ में क्या बोलते हैं प्राकृतिक संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है। अगर नहीं है तो भिन्न के रूप में नहीं होगा और दशमलव के रूप में नहीं होगा। अगर पूर्णांक संख्या पॉजिटिव हो तो हम इसे सूचित करते हैं I प्लस या Z प्लस से। अगर पूर्णांक संख्या ऋणात्मक हो तो इसे हम सूचित करते हैं I माइनस या Z माइनस से। अब देखिए पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या जो है वो क्या है? देखिए इस डायग्राम के अनुसार से हम समझते हैं। ये जो मेरा मिडिल पॉइंट है वो क्या है? 0 है। तो मिडिल पॉइंट के इस ओर जो होगा वो ये है और इधर जो होगा वो ये है।
ये कहाँ तक जाएगा, इधर ये माइनस इन्फिनिटी तक जा सकता है और इधर ये प्लस इन्फिनिटी, यानी कहने का मतलब इन्फिनिटी तक जाएगा। देखिए अब आगे, ये जीरो जो है ये ना तो धनात्मक संख्या और ना ही ऋणात्मक संख्या है। तो ये जो जीरो के दाईं ओर है, क्या है, दाईं ओर, ये धनात्मक संख्या है। जीरो की जो दाईं ओर होता है वो क्या है, धनात्मक संख्या, जबकि जीरो के जो बाईं ओर होता है वो होता है ऋणात्मक संख्या। ठीक है ना, जीरो के जो दाईं ओर है वो है धनात्मक संख्या, जबकि जीरो के जो बाईं ओर है वो है ऋणात्मक संख्या। साथ में ही अगर हम जीरो के साथ जीरो के लेकर पूरी दाईं संख्या की बात करें तो ये पूर्ण संख्या यानी वेल नंबर होता है। क्या होता है, वेल नंबर। लेकिन यदि हम केवल एक से बात करें तो ये होगा नेचुरल नंबर। क्या होगा, नेचुरल नंबर। अब तो देखिए, जो ये पूर्णांक है वो ऋणात्मक भी है, धनात्मक भी है, प्राकृतिक और पूर्ण सभी है। अब हम बात करते हैं इसमें क्या कि देखिए, तो जो इसमें होगा कि जीरो के जो दाईं ओर जितना आगे बढ़ता जाएगा उतना ही संख्या का मान भी बढ़ता जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 की ओर जा रहे हैं तो ये मान भी क्या है, बढ़ता जा रहा है। यानी 1 से बड़ा 2 होगा, 2 से बड़ा 3 होगा, 3 से बड़ा 4 होगा। और जब अगर हम बाईं उल्टा अगर आए तो ये घटेगा। जैसे 4 से 3 आ रहे हैं, 4 से 3, 3 से 2, ये मान भी क्या है, घट रहा है। अगर वही जीरो से हम बाईं तरफ की बात करते हैं तो जीरो से बाईं तरफ जो जाएगा, जीरो से बाईं की ओर जाएगा जैसे जैसे, वैसे वैसे मान घटता जाएगा। जैसे -1 से -2 जो होगा वो क्या होगा, छोटा होगा। वो क्या होगा, छोटा होगा। यानी हम पूरी कंडीशन में कहें, पूरे पूर्णांक में, तो बाईं से दाएं ओर जाने पे क्या है, संख्या का मान बढ़ता जाता है, संख्या का मान बढ़ता जाता है। ठीक है, यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। अब आगे हम देखते हैं, अगर बात हम -2 और -1 का कर रहे हैं तो देखिए -2 क्या है, छोटा होगा, जबकि -1 बड़ा होगा। -1 क्या होगा, बड़ा होगा। धनात्मक संख्या में संख्या जो बड़ा होता है उसका मान भी बड़ा होता है, जबकि ऋणात्मक में इसके विपरीत होता है। ऋणात्मक में जो संख्या जितना बड़ा होगा उतना ही उसका मान छोटा होगा। देखिए यहाँ 2 से 1 बड़ा होता है, परंतु धनात्मक में अगर ये ऋणात्मक हो गया तो -2 जो है -1 से छोटा होगा। क्या होगा, छोटा होगा। हम बात करें कि -5 और 0 में कौन बड़ा है, तो देखिए 0 जो होगा वो बड़ा होगा, क्योंकि ये माइनस में है। अगर ये संख्या माइनस में रहे और दूसरा भी माइनस में रहे तो जो छोटा होगा वही बड़ा, उसका मान बड़ा होगा। लेकिन अगर दोनों धनात्मक में है तो जो बड़ा होगा उसका मान भी बड़ा होगा। अब एक धनात्मक हो और एक ऋणात्मक हो तो जो ऋणात्मक है वो छोटा होगा, जो ऋणात्मक है वो क्या होगा, छोटा होगा, जबकि उसके अपेक्षा जो धनात्मक है वो बड़ा होगा। हम 0 का ही बात करें और -5 का, तो 0 से देखिए ना धनात्मक है ना ऋणात्मक है, जबकि -5 ऋणात्मक है तो 0 क्या है, बड़ा होगा। हम अब 0 और 5 में बात करें, जी हाँ, अब हम बात अगर 0 और 5 की करें तो देखिए 0 ना धनात्मक है ना ऋणात्मक है, जबकि 5 धनात्मक है, तो धनात्मक है 5 तो क्या 5 बड़ा होगा, 5 क्या होगा, बड़ा। और हम उसे बड़ा या छोटा ये चिन्ह के द्वारा सूचित करते हैं, जिसमें ये चिन्ह ये दर्शाता है कि जिस ओर मुंह बंद है उस ओर छोटा होगा और जिधर मुंह खुला हुआ उधर बड़ा होगा। यहाँ देखिए मुंह खुला है दोनों तरफ, लेकिन दोनों तरफ बराबर है ना, तो इसका अर्थ है दोनों तरफ बराबर होगा। लेकिन इसका अर्थ है कि इधर मुंह खुला हुआ है इधर बंद है, तो इधर छोटा संख्या होगा जबकि इधर बड़ा, और इधर इसमें बंद है तो इधर बड़ा होगा जबकि इधर छोटा होगा। यानी कि अब आप लोग का पूर्णांक संख्या क्लियर हो गया। तो अब हम आगे बात करते हैं पूर्णांक के बाद सम संख्या की। तो देखिए सम संख्या के बारे में, हम सम संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जिसके इकाई अंक यानी अंतिम अंक 0 हो
2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, वह संख्या सम संख्या होगा। और साथ ही ये सभी संख्याएं जिसके अंत में 0, 2, 4, 6 या 8 होगा, वह 2 से भी पूरा पूरा विभाजित होगा। वह 2 से भी क्या होगा? पूरा पूरे विभाजित होगा। चलिए हम बात करते हैं सम संख्या इवेन नंबर का। तो वैसी संख्या जिसका इकाई अंक, जिसका क्या होगा? इकाई अंक यानी अंतिम अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, या क्या हो? 8 हो, तो वह संख्या सम संख्या होगा। और ये संख्या 2 से पूरा पूरा विभाजित भी होगा। जिसे देखिए अब हम 2 का एक टेबल लिखते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। तो देखिए 2 का टेबल में हम क्या देख रहे हैं कि इकाई अंक पे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, फिर 0। फिर देखिए यही रिपीट हो रहा है, 2, 4, 6, 8, 0। हम इसके आगे जो भी लिखेंगे वही सब रिपीट भी होगा। तो सभी की सभी संख्या क्या है? 2 से विभाजित होगा। और साथ ही सभी की सभी संख्या भी सम संख्या होगा। आगे हम बात करते हैं विषम संख्या। लेकिन देखिए सबसे छोटी सम संख्या जो होगा वो 2 होगा, क्योंकि सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होगा? अनंत होगा। क्या होगा? अनंत होगा। पूर्णांक में भी सबसे छोटी पूर्णांक अनंत ही होगा और सबसे बड़े पूर्णांक भी अनंत, क्योंकि माइनस में भी कहाँ तक होगा ये संभव नहीं, और प्लस में भी कहाँ तक होगा ये संभव नहीं है। हाँ, अब सम संख्या की बात करें हम, तो देखिए ऋणात्मक वाली संख्या सम संख्या नहीं हो सकता है। दशमलव सम संख्या नहीं होगा, भिन्न नहीं होगा, भिन्न को भी काटना पड़ेगा। चलिए अब आगे हम बात करते हैं विषम संख्या की। किसकी? तो विषम संख्या की, यानी ओड नंबर। तो ओड नंबर तो वैसे संख्या जिसका इकाई अंक 1, 3, 5, 7 या 9 हो, वैसी संख्या विषम संख्या कहलाएगी। और ये सभी के सभी संख्या 2 से विभाजित कभी नहीं होगा, ठीक ना? ये सभी के सभी संख्या जो है वो 2 से विभाजित नहीं होगा। जैसे कि देखिए विषम संख्या क्या? वैसा संख्या जिसका इकाई अंक 1, 3, 5, 7 या 9 हो, वो सभी के सभी संख्या क्या होंगे? विषम संख्या। अब देखिए अंक जो हमारा होता है वो होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 9। तो इसमें देखिए 0, 2, 4, 6, 8 जो होगा वो सम। तो जो बच गया इसमें 1, 3, 5, 7 और 9, ये जिस संख्या के इकाई अंक पे होगा, इकाई स्थान पे होगा, वो विषम संख्या होगा और वो 2 से पूर्ण विभाजित नहीं होगा, ठीक ना? चलिए हमारा विषम भी हो गया। अब हम बात करते हैं परिमेय संख्या की। किसकी? तो परिमेय संख्या की। तो देखिए परिमेय संख्या क्या होगी? वैसे संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q जो होगा वो पूर्णांक होगा। पूर्णांक कहने का मतलब क्या है? ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। तो देखिए अगर 0 समेत धनात्मक संख्या की बात करें तो पूर्ण संख्या होगी। अगर हम 0 छोड़कर 1 से धनात्मक की बात करें तो वो क्या होगी? यानी सभी धनात्मक संख्या, तो वो प्राकृतिक संख्या होगी, यानी सभी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाएगी। तो परिमेय संख्या जहाँ p और q क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए, और q = नॉट 0। कहने का मतलब क्या है? परिमेय संख्या रेशनल नंबर, रेशनल नंबर को हम r से सूचित करते हैं। परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर को q से सूचित करते हैं। क्या चीज से करते हैं सूचित? q से। तो देखिए हम अभी जस्ट बोले परिमेय संख्या क्या है। तो परिमेय संख्या वैसे संख्या को कहते हैं जो
P बटे Q के रूप में हो, जहाँ P और Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक यानी इंटीग्रल नंबर, और Q इक्वल टू नॉट जीरो। Q इक्वल टू नॉट जीरो क्यों होना चाहिए, क्योंकि देखिए Q इक्वल टू नॉट जीरो, Q नीचे है, Q क्या है नीचे, यानी हर में है Q। तो अगर किसी भी संख्या के हर में जीरो होगा तो हम प्रूव भी करके आपको दिखाए हैं कि क्या हो जाएगा उसका मान अनंत, क्या हो जाएगा उसका मान अनंत हो जाएगा। इसीलिए अनंत नहीं होना चाहिए इसका भागफल, इसीलिए क्या है कि Q इक्वल टू नॉट जीरो नहीं होना चाहिए। अब P और Q दोनों पूर्णांक क्यों होना चाहिए, क्योंकि देखिए हम ऋणात्मक भी ले सकते हैं, दोनों को भी ले सकते हैं ऋणात्मक, दोनों को धनात्मक, एक ऋणात्मक या एक धनात्मक। हाँ एक बात याद रखिएगा कि अगर नीचे ऋणात्मक हो तो वो अपने आप ऊपर चला जाता है, यानी कभी भी हर ऋणात्मक में नहीं रहता बल्कि ऊपर चला जाता है, अंश ऋणात्मक में रहता है। देखिए अब आगे हम बात करते हैं कि परिमेय संख्या कि P बटे Q के रूप में हो सकता है, जहाँ क्या P और क्या हो सकता है, P और Q पूर्णांक होगा। आगे हम बात करते हैं कि परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या का पूरा वर्गमूल भी निकलता है। जिससे हम बात करें √4 का, तो √4 का वर्गमूल 2 होता है, तो √4 भी क्या होगा, मेरा परिमेय होगा, ना कि अपरिमेय। आगे हम अपरिमेय का बात करेंगे, फिलहाल देख लीजिए। हम बात करते हैं √9 का, तो इसका वर्गमूल 3 होता है, इसलिए √9 भी क्या होगा, मेरा परिमेय संख्या। और अगर कोई संख्या हम लिखते हैं जैसे 2, 4, -5, 0, तो ये सभी की संख्या भी P बटे Q के रूप में, क्या नीचे जो है इसका एक छुपा हुआ है, नीचे कितना छुपा हुआ रहता है, एक। क्यों, क्योंकि अगर एक से हम इसमें भाग भी देंगे तो कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। हम जस्ट इस क्लास से जब स्टार्टिंग के उसमें बताए थे कि अगर हम एक से किसी संख्या में भाग भी दें तो कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है, इसीलिए इसके नीचे जो एक होता है उसे हम मिटा भी सकते हैं, यानी छुपा हुआ रहता है। जिस तरह किसी संख्या का आगे कुछ चिन्ह नहीं है तो वो प्लस रहता है, यानी क्या प्लस क्या है, इसका छुपा हुआ। उसी तरह एक भी इसके बटे में जो होता है वो छुपा हुआ होता है, ठीक है ना। अब हम आगे करते हैं अपरिमेय संख्या की बात। किसकी बात करती हैं, अपरिमेय संख्या की। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे। अपरिमेय संख्या यानी इर्रेशनल नंबर। वैसी संख्या जिसे P बटे Q के रूप में नहीं लिखा जाता हो तथा जिसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलता, उसे हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। जैसे कि देखिए हम बात करते हैं √5 का, तो √5 का कभी भी पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, जब भी निकलेगा तो दशमलव के ही रूप में निकलेगा, इसीलिए ये जो होगा अपरिमेय संख्या होगा। बट अगर √4 की हम बात करें तो इसका पूरा वर्गमूल निकलता है, इसीलिए ये क्या है, परिमेय हो गया, √4 परिमेय, जबकि √5 अपरिमेय होगा। हम बात √3 का करें तो ये अपरिमेय होगा, और ये सभी के सभी क्या होगा, अपरिमेय। क्यों, क्योंकि इसका पूरा वर्गमूल नहीं निकल, और साथ में हम इसे P बटे Q के रूप में भी नहीं लिख सकते। जैसे कि आप देखिए, मान लिया जाए √5 हो, तब कह सकते हैं कि इसके आगे भी तो एक छुपा हुआ होगा। जी हाँ, एक तो छुपा हुआ होगा, लेकिन जब तक इसका पूरा वर्गमूल ही नहीं निकलेगा क्या हम इसमें एक से भाग दे पाएंगे। जब तक इसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा तो एक से भाग दे पाएंगे नहीं ना, इसीलिए इसके नीचे हम ये नहीं कर सकते कि P बटे Q के रूप में होता है, क्योंकि P बटे Q के रूप में वही होगा जिसके P में हम Q से भाग दे सकते हैं। परंतु अगर इसके नीचे अगर एक भी रहे, या मान लीजिए हम 3 भी लिख दिए, तो भी ये P बटे Q के रूप में नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि इसके जो √5 है, जब तक इसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा क्या हम इसमें 3 से भाग दे पाएंगे, नहीं ना। और अगर निकलेगा भी तो दशमलव में, और अगर हम भाग भी देंगे तो दशमलव में ही आ जाएगा, तो इसीलिए ये क्या है, अपरिमेय होगा, यानी परिमेय नहीं होगा। यानी हम कह सकते हैं कि इसे P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते, साथ ही इसका पूरा वर्गमूल भी नहीं निकलेगा। समझे या नहीं, चलिए आगे देखते हैं। अपरिमेय हो गया। अब हमारा है रूट या अभाज्य संख्या। रूट या अभाज्य संख्या, रूट या अभाज्य संख्या क्या है, वैसी संख्या जो सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल एक अथवा स्वयं से विभाजित होती हो, अन्य किसी भी संख्या से नहीं। जी हाँ, जैसे हम बात करते हैं, पहले क्या है, रूट या
अभाज्य संख्या। हम ये सभी का PDF बना करके डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए रूट या अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर। देखिए वो ऐसी संख्या जो सिर्फ और सिर्फ एक अथवा स्वयं से विभाजित हो। स्वयं कहने का मतलब हम जिस संख्या का बात करेंगे वही संख्या होगा। जैसे हम बात करते हैं 3 का, तो 3 जो है 1 से विभाजित होता है, ये स्वयं मतलब 3 1 या 3 से ही विभाजित होगा, इसको छोड़कर किसी से भी विभाजित नहीं होगा। हम बात करते हैं 31 का, तो 31 जो है एक अथवा स्वयं, स्वयं मतलब 31 के लिए स्वयं क्या होगा, 31 ही होगा। जिस तरह 3 के लिए स्वयं 3 हुआ, उसी तरह 31 के लिए भी स्वयं 31 ही होगा। तो 31 जो है वो 1 या 31 से ही विभाजित होगा, अन्य किसी भी संख्या से नहीं। तो ये जो होगा संख्या, ये कहलाएगा अभाज्य संख्या। ये कौन सा संख्या कहलाएगा, अभाज्य संख्या कहलाएगा। यानी वही संख्या जो एक अथवा स्वयं से विभाजित होती हो, वो क्या कहलाता है, अभाज्य संख्या। हम आगे अब देखते हैं यौगिक या भाज्य संख्या। यौगिक या भाज्य संख्या यानी कंपाउंड नंबर तो वैसी संख्या जो एक अथवा स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक और संख्या से विभाजित हो, उसे यौगिक या भाज्य संख्या कहते हैं। चलिए समझते हैं कैसे। जैसे हम बात करते हैं 4 की, तो देखिए 4 के 1 और 4 के लिए स्वयं 4 ही होगा। तो 4 जो है एक अथवा स्वयं को, यानी 4 को छोड़कर एक 2 भी तो है जिससे विभाजित हो रहा है। तो हम अभी क्या बोले, वैसी संख्या जो एक अथवा स्वयं, यानी 4 के लिए स्वयं 4 ही होगा, तो एक अथवा स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक और संख्या से विभाजित होगा। देखिए कम से कम एक और संख्या है ना जिससे विभाजित ये हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, यौगिक या भाज्य संख्या। क्या होगा, यौगिक या भाज्य संख्या। तो ऐसे ही संख्या यौगिक या भाज्य संख्या कहलाएंगे। जैसे हम बात करते हैं 6 की, तो 6 देखिए 1 और 6 के अतिरिक्त 2 और 3 से भी विभाजित हो रहा है। हम बात करते हैं 50 की, तो 1 और 50 के अतिरिक्त 2 5 10 25 इत्यादि से भी विभाजित होगा। यहाँ तक कि 50 से भी विभाजित होगा। तो ये क्या होगा, भाज्य या यौगिक संख्या। अब एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या। जी हाँ, एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या। क्यों, क्योंकि देखिए एक के लिए एक भी एक ही होगा, स्वयं भी एक ही होगा, इसीलिए ये ना तो भाज्य होगा, ये क्या अभाज्य नहीं होगा। अब हम बात करते हैं अगर जो किसी और संख्या का, जैसे कि मतलब एक का है, तो एक अथवा अन्य कोई संख्या भी होगा तो वो एक ही होगा ना, जैसे बात, इसलिए ना तो भाज्य होता है ना ही विभाज्य। और ये जो एक है वो सभी संख्याओं में विद्यमान रहता है। जैसे हम बात करें 4, तो 4 को हम लिख सकते हैं 1 गुना 4। हम बात करें 20, तो हम लिख सकते हैं 1 गुना 20। हम जब बात करें 13, तो लिख सकते हैं 1 गुना 13। इसीलिए एक जो है ना तो भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या। किसी संख्या के साथ गुना भी हो जाए या किसी संख्या में इससे भाग भी दे तो कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। अब क्या है कि भाज्य संख्या यानी अभाज्य संख्या के बारे में अगर हम बात करें, तो देखिए अभाज्य संख्या जितने भी होते हैं सबके सम विषम है। बस एक अभाज्य संख्या है जो सम है, वो क्या है, 2 है। यानी 2 जो है एक ऐसा अभाज्य संख्या है जो सम है। 2 के अतिरिक्त कोई भी अभाज्य संख्या जो होगा वो सम नहीं होगा। और साथ ही ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या। और अगर हम यौगिक या भाज्य की बात करें तो इसमें सम और विषम बहुत सारे हैं। जैसे बात करते हैं 4 6 9 15 21। तो देखिए 4 6 सम है और भी बहुत सारा होगा, 9 15 21 विषम है। तो यानी कि इसमें सब होगा। अगर भाज्य संख्या की हम बात करें, सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो वो 4 होगा। वो क्या होगा, 4 होगा, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं
हम लोग अभी तक देख चुके हैं भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। अब हम बात करते हैं सअभाज्य संख्या की। किसकी? तो अब हम बात करेंगे सअभाज्य संख्या। तो वैसी संख्या, वैसे प्राकृतिक संख्या, यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि दो या दो से अधिक वैसे प्राकृतिक संख्या, दो या दो से अधिक वैसे प्राकृतिक संख्या जिसका गुणनखंड एक हो, जिसका गुणनखंड एक हो, अथवा जिसका मौस हो यानी महत्तम समावर्तक यानी HCF एक हो। जैसे कि देखिए को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर क्या है? तो वैसी संख्या, वो दो या दो से अधिक वैसे प्राकृतिक संख्या, यानी प्राकृतिक संख्या कहने का मतलब क्या है? धनात्मक संख्या होगा। तो दो या दो से अधिक वैसे प्राकृतिक संख्या जिसका महत्तम समावर्तक या गुणनखंड एक हो, उसे हम क्या कहेंगे? सअभाज्य संख्या। देखिए यहाँ लिखा हुआ है अभाज्य संख्या, लेकिन फिर भी इसमें प्राकृतिक संख्या होगा जिसका महत्तम समावर्तक हो या गुणनखंड एक हो। जिसे हम बात करते हैं 3 और 4 का, हम बात करते हैं 2 का, जिसे हम बात कर रहे हैं देखिए 2 और 3 का। तो क्या 2 और 3 का गुणनखंड क्या होगा? 2 का अगर हम गुणनखंड निकालेंगे तो बस 1 गुना 2, और 3 का निकालेंगे तो 1 गुना 3। ये दोनों का गुणनखंड क्या होगा? 1। सॉरी, गुणनखंड निकालना है ना, या महत्तम समावर्तक कहते हैं तो 1। सॉरी, देखिए हम सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो दो या दो से अधिक वैसे प्राकृतिक संख्या जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड, केवल गुणनखंड नहीं, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा? उभयनिष्ठ गुणनखंड एक हो या महत्तम समावर्तक एक हो। हम 2 या 3 का बात करते हैं तो देखिए 2 का गुणनखंड 1 गुना 2 होगा, जबकि 3 का गुणनखंड 1 गुना 3 है। इसके देखिए गुणनखंड में जो उभयनिष्ठ आ रहा है, जो कॉमन आ रहा है, वो क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। या हम 2 और 3 का मोसो भी अगर निकालें तो कितना होगा? 1 ही आएगा ना। देखिए तो कितना आ गया मेरा मोसो भी? 1। इसी तरह से होगा क्या? 3 4, 3 5, 2 5, 9 11, 81। ये सभी क्या होगा? सअभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। अब हम आगे बात करते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या। देखिए एक बात याद रखिएगा, सअभाज्य संख्या नाम है, लेकिन यहाँ अभाज्य खाली नहीं होगा बल्कि प्राकृतिक संख्या का प्रयोग करेंगे, ठीक ना। अब अगला जो है वो है जुड़वा अभाज्य संख्या। वो क्या है? जुड़वा अभाज्य संख्या। यानी ट्विन प्राइम नंबर। देखिए इसमें अभाज्य है, इसमें जुड़वा में जो है अभाज्य का ही प्रयोग करेंगे। और जुड़वा मतलब क्या होता है? 2। जुड़वा मतलब 2। तो देखिए जुड़वा अभाज्य संख्या क्या? वैसे अभाज्य संख्या, जी हाँ, जुड़वा अभाज्य संख्या में केवल अभाज्य संख्या का प्रयोग होगा। तो वैसी अभाज्य संख्या जिसका अंतर 2 हो, 2 वैसे अभाज्य संख्या जिसका अंतर 2 हो, जिसे हम बात करते हैं 5 और 7 की। किसका? 5 और 7। देखिए 5 भी अभाज्य संख्या है जो 1 अथवा 5 से ही कटेगा, जबकि 7 भी अभाज्य संख्या है जो 1 और 7 से ही विभाजित होगा। और ये दोनों का अंतर जो है, अंतर क्या है? 2 है। तो ये 5 और 7 जो होगा वो होगा जुड़वा अभाज्य संख्या। वो क्या होगा? जुड़वा अभाज्य संख्या। अब हम बात करते हैं तो होगा 3 5, 3 और 5, साथ में 5 7, साथ में होगा हमारा 11 13।
तो ये सभी के सभी जो संख्या है वो जुड़वाभाज्य संख्या है। वो क्या है? जुड़वाभाज्य संख्या। अब हम बात करते हैं वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। तो देखिए, परिमेय और उपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं। हमारा टॉपिक भी यही है। वास्तविक संख्या क्या है? परिमेय और उपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। अब अगर हम परिमेय संख्या कह दें तो क्या इसमें प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या नहीं आ गया? यानी हम क्या कह सकते हैं कि सभी प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक, धनात्मक, ऋणात्मक, परिमेय, अपरिमेय इत्यादि संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं और इसे आर से सूचित करते हैं। इसे क्या चीज से सूचित करते हैं? आर से सूचित करते हैं। वास्तविक संख्या को हम क्या चीज से सूचित करते हैं? आर से सूचित करते हैं। वास्तविक संख्या को हम क्या चीज से सूचित करते हैं? आर से सूचित करते हैं। अब देखिए, इसे हम लिखते हैं -5, -4, 3, 0, 1, √5, √4, 2 इत्यादि जो भी होगा सभी के सभी क्या होगा? वास्तविक संख्या होगा। सभी के सभी वास्तविक संख्या होगा। धनात्मक वास्तविक संख्या को आर प्लस से सूचित करते हैं, जबकि ऋणात्मक वास्तविक संख्या को आर माइनस से सूचित करते हैं। ठीक ना? चलिए, जितने भी संख्याएं थे खत्म हुआ। अब एक होता है वो काल्पनिक संख्या भी। काल्पनिक संख्या यानी वो वास्तविक संख्या। तो दरअसल ये संख्या होती नहीं है, केवल हम कल्पना करते हैं। ठीक है? तो वैसी संख्या जो रूट के अंदर ऋणात्मक हो। जी हाँ, रूट के अंदर ऋणात्मक जो होगा वो काल्पनिक संख्या यानी वो वास्तविक संख्या होगा, यानी इमेजिनरी नंबर होगा। क्योंकि रूट के अंदर माइनस होता नहीं है, केवल हम इसकी क्या करते हैं? कल्पना करते हैं। वास्तव में काल्पनिक संख्या होती ही नहीं, केवल हम इसका कल्पना करते हैं। हम देखिए बार बार प्रयोग कर रहे थे भिन्न का यानी फ्रैक्शन का। तो थोड़ा इसके बारे में भी जान ले। फ्रैक्शन क्या है? यदि किसी संख्या a में किसी दूसरे संख्या b से भाग देते हैं तो जो भागफल प्राप्त होता है उसे हम भिन्न कहते हैं यानी फ्रैक्शन कहते हैं। इसे कैपिटल F से सूचित करते हैं। देखिए, यदि किसी संख्या a में किसी दूसरी संख्या b से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। और इसके पहले वाले अंश को, ऊपर वाले को अंश कहते हैं, जबकि नीचे वाले को हर कहते हैं। ऊपर वाले को अंश कहते हैं, जबकि नीचे वाले को हर कहते हैं। चलिए, ये वीडियो, इस क्लास को मैं यहीं पे रोकता हूँ। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। कहीं भी डाउट हो, थोड़ा सा भी डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए। सब्सक्राइब, अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकन को दबाइए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन डालूं तो आपके पास सबसे पहले इसका वीडियो जा सके। और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ये जो मैं पढ़ाया हूँ इसका PDF लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। अब हम आगे जानेंगे इस अध्याय। थैंक यू।